स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली के छावला रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दे, एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूर किया है। एसजी तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखेंगे। छावला रेप केस में सभी आरोपी बरी हुए थे और उस पर एक बार फिर से सुप्रीम सुनवाई होनी है। एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूर किया है और सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले छावला रेप केस में सभी आरोपी बरी हुए थे, जिसके बाद जो मामला था वो तेजी पकड़ रहा था। कई सवाल इस पर उठ रहे थे और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसजी तुषार मेहता जहां सरकार का पक्ष रखेंगे और इधर एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूर किया था और फिर से सुप्रीम कोर्ट में छावला रेप केस को लेकर जो है सुनवाई होनी है। जगह जगह इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो महिलाएं थी वो प्रदर्शन कर रही थी और जो गैंगरेप पीड़िता है उसके लिए न्याय की मांग कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कल सीएम धामी ने जो पीड़िता के परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात की थी। इससे पहले भी सीएम धामी ने बात की थी और हर मदद देने का आश्वासन भी दिया था। तो आखिरकार क्या है छावला केस, विस्तार से आपको बता देते हैं। तो 9 फरवरी 2012 को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड की बेटी दिल्ली के छावला इलाके में रहती थी। गैंगरेप के 3 दिन बाद पीड़िता का शव हरियाणा के रेवाड़ी से मिला। आरोपियों ने कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के चेहरे को तेजाब से जला दिया गया। गुप्तांग में औजार और शराब की बोतलें डाली गई। 13 फरवरी 2014 को निचली अदालत ने 3 युवकों को दोषी करार दिया। 19 फरवरी 2014 को दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई और 26 अगस्त 2014 को हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो 3 आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया था। तो ये छावला केस जिसमें गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और कुछ ही दिनों पहले जो इसमें आरोपी थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो गैंगरेप पीड़िता है उसे न्याय मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीड़ित के जो परिजन थे उन्हें आश्वासन दिया। पहले फोन पर बातचीत की थी और हर मदद का आश्वासन दिया गया। कल एक बार मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है। तो एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दे दी है और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। 3 जो आरोपी थे इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी, उन्हें कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया था। लगातार हंगामा होता रहा, चाहे प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें। जो महिलाएं थी वो यही मांग कर रही थी कि न्याय जो पीड़िता है उसे जरूर मिले। परिवार वाले थे वो भी कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद लगाए हुए थे और इसको लेकर मुख्यमंत्री से यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले फोन पर बात हुई थी और हर संभव मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। कल जब दिल्ली में मौजूद थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने परिजनों के साथ मुलाकात की है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, एक बार फिर से जो छावला केस है सुर्खियों में आया है, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या जानकारी मिल रही है? कैसे अब आगे ये केस चलेगा? कितनी उम्मीद है परिवार वालों को अब न्याय मिलने की? जी देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से पूरा छावला गैंग रेप हुआ था उसके बाद निचली अदालत ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को कहीं न कहीं फांसी की सजा को माफ करते हुए उसको दोष मुक्त दे दिया था, आरोप मुक्त कर दिया था। इसके बाद अगर बात करें तो लगातार जो पीड़ित परिवार है वो न्याय के लिए तमाम तरह राजनीतिक दलों से भी मिला था और राजनेताओं से भी मिला था। इसी कड़ी में अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात हुई थी और कल पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री है उनसे भी मुलाकात हुई थी। क्योंकि ये पूरा मामला दिल्ली का था तो दिल्ली सरकार ही इस पर रिव्यू पिटीशन लगा सकती थी, तो लिहाजा दिल्ली सरकार ने भी उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी, जिस अनुमति को आज उपराज्यपाल दे दिया है और साथ में ये भी कहा कि पूरे केस को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लड़ेंगे दिल्ली सरकार की ओर से। और इसके साथ साथ अब अगर बात करें तो रिव्यू पिटीशन लगाया जाएगा। जो आरोपी दोष मुक्त किए गए हैं, जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके खिलाफ अब रिव्यू पिटीशन लगाया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम सारे जज है जिन्होंने आरोपियों को आरोप मुक्त किया है वो इस पूरे मामले को एक बार फिर से सुनेंगे और जो भी नया बातचीत होगी, जो भी नया अगर बात करें तो लीगल एडवाइस होगी, जो भी नया पॉइंट होगा वो रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में आरोपियों को एक बार फिर से सजा देता है या फिर आरोप मुक्त करता है। कितने बजे सुनवाई शुरू होगी, क्या जानकारी मिल रही है?
तो नहीं होगी। इसमें अगर बात करें तो दिल्ली सरकार की ओर से उपराज्यपाल ने जो आज अनुमति दी है वो रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए दी है। अब रिव्यू पिटीशन दायर किया जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से डेट दी जाएगी, उसी डेट पे फिर दलीलें रखी जाएगी और सुनवाई होगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तारीख दी जाएगी जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठा है परिवार कि जरूर से न्याय उनकी बेटी को मिलेगा। और चलिए अब बात करेंगे सचिवालय की तरफ कांग्रेस की कूच और किस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी सामने आ रही है उसकी। उत्तराखंड कांग्रेस में फिर से गुटबाजी सामने आई है। प्रीतम सिंह के प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बेरोजगारी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रीतम सिंह का सचिवालय कूच है और कूच को लेकर कांग्रेस में फिर से गुटबाजी शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के करण महरा, वो इस कूच में शामिल नहीं होंगे। बेरोजगारी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रीतम सिंह सचिवालय की कूच करेंगे, लेकिन ये गुटबाजी फिर से सामने आई है। कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन अब खुलकर ये गुटबाजी सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रीतम सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी तरफ से सचिवालय कूच किया जाएगा, लेकिन इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ही शामिल नहीं होंगे, जिसने एक बार फिर से ये गुटबाजी जो है वो सामने लाती है। तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और तमाम जो मुद्दे हैं प्रदेश के, उन्हें लेकर प्रीतम सिंह की तरफ से सचिवालय कूच किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय की तरफ कूच करेंगे प्रीतम सिंह, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो ही इस कूच में शामिल नहीं होंगे, जो कि कई सवाल भी अब खड़े कर रहा है। जो बात कई दिनों से सामने आ रही थी कि कांग्रेस के अंदर ऑल इज नॉट वेल, जो बड़े नेता हैं उनके अंदर ही कहीं ना कहीं जो फूट है वो देखने को मिल रही है। और अब जब सचिवालय कूच में शामिल नहीं हो रहे हैं करण महरा, तो ये भी अब कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ सही है। एक बार फिर से जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो खुलकर सामने आई है। इससे पहले भी तमाम जो बैठकें थे उसमें शामिल नहीं हुए थे। आपसी मतभेद कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा था और अब ये फिर से खुलकर सामने आया है। और रवि कैंतुरा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, पहले तो बातें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की प्रीतम सिंह की तरफ से जो सचिवालय कूच निकाला जा रहा है उसमें करण महरा ही शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या रीजन बताया जा रहा है इसके पीछे, और क्या सच में ये माना जाए कि पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बड़ा कूच आज प्रीतम सिंह का है और उसमें प्रदेश अध्यक्ष को कोई न्योता नहीं दिया गया, अपने वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश स्तरीय उनको न्योता नहीं दिया गया, तो इससे साफ तौर पर बातें जाहिर हो जाती हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है और अलग चलने की राह पर कुछ नेताओं की जो आदत है वो अभी भी लगातार है और एक कांग्रेस को करना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के बड़े नेताओं का। 10:30 बजे ये कूच है जो सचिवालय तक जाएगा प्रीतम सिंह के साथ। यहाँ पर जो है कुछ विधायक जरूर मौजूद रहेंगे, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हैं या फिर आदेश चौहान हैं, लेकिन ये सूचना है कि इसमें ना तो प्रदेश अध्यक्ष करण महरा शामिल होंगे, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस कूच में आएंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सचिवालय कूच है प्रीतम सिंह के द्वारा उनको कोई भी न्योता नहीं दिया गया, कोई भी जानकारी नहीं दी गई, यानी कि संगठन को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके एक बड़े नेता ही यहाँ सचिवालय कूच कर रहे हैं। हालांकि अभी देखना होगा किस तरीके से कूच रहेगा और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जो आपसी गुटबाजी है वो खुलकर कांग्रेस में सामने आ रही है। इस कूच की अगर बात करें तो अंकिता हत्याकांड, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर प्रीतम सिंह इस कूच को करना चाहते हैं। उन्होंने विधानसभा में कुछ दिन पहले ही प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सचिवालय कूच करेंगे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आपके द्वारा संगठन और बड़े नेताओं को इसमें शामिल करने के लिए क्यों नहीं कहा गया, तो उनका ये भी तर्क था इस पर कि जिसको आना है वो आ सकता है, यानी कि साफ तौर पर प्रीतम सिंह एक अलग राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में बद्रीनाथ से यात्रा की शुरुआत हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो कि पूरे देश भर में तो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, प्रदेश में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसमें भी जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो शामिल नहीं हुए। अब प्रीतम सिंह की तरफ से अलग रैली निकाली जा रही है, हरीश रावत अपनी अलग यात्रा निकाली जा रहे हैं, तो क्या मायने हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होना है, तो क्या इस तरीके से पार्टी खड़ी होगी? निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है, 5 साल का जो सबक था वो भी कांग्रेस नहीं सीख पाई, एक बार फिर से भाजपा की सरकार इसी वजह से यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ काबिज भी हुई। जिस तरीके से अंतरकलह की बात आती है, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग राह पर चलते हैं। हरीश रावत की भी अगर बात की जाए तो उनका कल से हरिद्वार से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ है और अपने वो नेतृत्व में इस भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे हैं। इससे पहले ही हरिद्वार से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा कर चुके हैं। ऐसे में एक ही जिले से अलग अलग नेता अलग अलग समय पर यात्राएं कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो कांग्रेस के
की आपसी गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है और सभी जो नेता हैं वो अपनी एक अलग राह पर चलना चाहते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। लेकिन यही वजह है क्योंकि आने वाले वक्त में अब बहुत नज़दीक निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में अगर कांग्रेस इस तरीके की गुटबाजी रहेगी तो बहुत दिक्कतें उनके सामने आ सकती हैं और उसके बाद लोकसभा का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस एकजुट कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को तकरीबन 8 महीने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हो गए, लेकिन नई कार्यकारिणी का गठन वो भी नहीं कर पाए, जिसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि आपसी जो कलह है, आपसी जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। यही वजह है कि नई कार्यकारिणी का गठन भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो कांग्रेस का अंतर कलह है, जो गुटबाजी है, अगर वो इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को एक बड़ा खामियाजा फिर से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने वाली बात है रवि, कितना असर पड़ता है आने वाले समय में पार्टी में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण हरिद्वार से शुरू होने जा रहा है। 22 नवंबर से शुरू होने जा रहे इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे और हरीश रावत के नेतृत्व में शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के तमाम ज्वलंत मुद्दों को शामिल किया गया है। तो 22 नवंबर को हरीश रावत इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। बाईस नवंबर से आरंभ हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरिद्वार चैप्टर द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण हरिद्वार से आरंभ करने जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी। और उसमें जो मुद्दे तय किए हैं और जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा के शिरकत करेंगे और जो लोग शामिल हो रहे हैं उसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, और इधर देहरादून में आज धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। सत्र से पहले विधेयकों को पास कराने पर भी रणनीति बनाई जाएगी। पर्यटन, शिक्षा के साथ साथ कई विभागों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। महिला आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण पर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। इसी के साथ विभिन्न विभागों में पड़े रिक्त पदों को भरे जाने पर भी आज निर्णय हो सकता है। तो सत्र से पहले धामी कैबिनेट की ये अहम बैठक और सत्र से पहले कई जो विधेयक हैं उसे पास कराने पर आज चर्चा होगी। और आपको बता दें कि पर्यटन, शिक्षा के साथ कई विभागों के प्रस्ताव भी आज आ सकते हैं और साथ ही साथ रणनीति बनाई जाएगी विधेयकों को लेकर। सत्र से पहले आने वाले समय में सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है और विभिन्न विभागों में पड़े रिक्त पदों को भरे जाने पर भी आज निर्णय हो सकता है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से लाइव। रवि, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? बिल्कुल आशी, देखिए 3 बजे सचिवालय में धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है, क्योंकि 29 तारीख से विधानसभा का सत्र आहूत होना है। ऐसे में सत्र से पहले जो कैबिनेट बैठक होती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सत्र में किस तरीके के विधेयक आने हैं उन पर भी चर्चा होगी और कई विधेयकों के जो प्रस्ताव हैं वो आज कैबिनेट में रखे जाएंगे। इसके अलावा 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उत्तराखंड में। एक है राज्य आंदोलनकारियों का 10% का क्षैतिज आरक्षण, जिसको लेकर अभी तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। राज्य आंदोलनकारी लगातार खफा है। 9 नवंबर जो राज्य स्थापना दिवस था उस दिन माना जा रहा था कि तोहफा मिलेगा, लेकिन उस दिन भी राज्य आंदोलनकारियों को निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में आज की कैबिनेट में इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा महिला आरक्षण को लेकर 30% जो कि हाईकोर्ट ने जिस पर रोक लगा दी थी, उस पर सरकार क्या आगे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है या फिर इसको लेकर ऑर्डिनेंस ला सकती है, उस पर भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में आने की संभावना है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड में जो भी सरकारी विभाग हैं उसमें जो रिक्त पद हैं उस पर युवाओं को समय रहते उनको नौकरी दी जाए, और उन्होंने इसको लेकर प्रस्ताव भी तमाम विभागाध्यक्षों से मांगे थे। तो ऐसे में आज नौकरियों को लेकर जो रिक्त पद हैं उनको भरे जाने को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में शामिल होने की चर्चाएं हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिन विभागों में जो रिक्त पद हैं, यानी कि जो खाली पड़े हुए पद हैं, उनमें किस तरीके से जो भर्तियां हैं उनको किया जाना है, कब तक ये भर्तियां होंगी, और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ये भर्तियां कराई जानी है या फिर इसको भी राज्य लोक सेवा आयोग को दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो कि आज कैबिनेट में चर्चा में शामिल होंगे। और विधानसभा सत्र से पहले कौन कौन से विधेयक इस बार विधानसभा सत्र के पटल पर रखे जाने हैं उनको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं आज होंगी। तो 3 बजे इस बैठक को सचिवालय में शुरू होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज की कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर नजरें रहेंगी, क्या क्या फैसले आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए आपका।
3 बजे बैठक का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता करेंगे। बात करेंगे धर्मांतरण पर डीजीपी की दो टूक की। दरअसल हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस द्वारा क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनके संसाधनों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। डीजीपी ने खुद माना है कि प्रदेश में पुलिस की भारी कमी है और लिहाजा 2023 में फिर से सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार कानून लेकर आ रही है, लेकिन इससे पहले भी अब तक धर्मांतरण को लेकर जितने भी मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं उनमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। कि हमारे पास शॉर्टेज बहुत है। किन्हीं कारणों से पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई है। 2016 के बाद पुलिस में कोई भर्ती नहीं हुई है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके भी 2022 में लगभग 2000 लोगों की भर्तियां प्रचलित हैं, जिनमें से 1521 कांस्टेबल लेवल के हैं, बाकी हैं। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद भी हम पे 2000 वैकेंसी रह जाएगी। देखिए, धर्मांतरण के मामले में राज्य सरकार का अभी आपने कैबिनेट का निर्णय देखा है, वो इस कानून को बहुत सख्त बनाया जा रहा है। जो ही वो कानून आ जाएगा तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 10 साल की सजा होगी। लेकिन सर, पहाड़ों में देखा तो पहाड़ों में भी मामले बढ़े हैं, देहरादून में भी है। नहीं, जो भी जहाँ भी होगा और वो जो कानून के दायरे में गलत होगा तो 100% कार्रवाई होगी। LIU या इंटेलिजेंस को भी ऐसे लगाया जाएगा जो जरूरी पता करे, क्योंकि दबाव में ज़्यादातर कराया जा रहा है धर्मांतरण। तभी तो राज्य सरकार द्वारा सख्त बिल लाया जा रहा है, और जब वो कानून आ जाएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और हमारी जो पुलिस और LIU पहले से भी सजग है, आगे भी सजग रहेगी और कार्रवाई करेगी। इधर देहरादून में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा हो गया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि एक घर के अंदर कुछ लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। प्रार्थना करती हूँ मैं, और किसी के दबाव में आके नहीं करती, मैं अपनी इच्छा से करती हूँ और आगे करती रहूँगी, चाहे जो जितना मर्जी दम लगा ले, कुछ भी कर ले, हम करते रहेंगे और करते रहेंगे। छोटे छोटे वर्ग के लोगों को लेकर हमारे जीवन में तकलीफें थी, वो सब नहीं है। देहरादून के डालरवाला इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इसी रोड पर धर्मांतरण की खबर के बाद जमावड़ा लगा हुआ है। हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों का आरोप है कि एक घर के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हिंदू परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया है। उत्तराखंड के अंदर और भारत, सबसे पहले भारत के जो अंदर है, हम लोग जो है हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और ये लोग जो है हिंदुओं के पहले देखते हैं कि किसकी कमजोरी क्या है। ये सभा ऐसी होती है, हर संडे को होती है। आप ये यहाँ की बात क्या पूछ रहे हैं? जहाँ जिस जगह पे होती है ना, ये ऐसे घरों में जाते हैं लोगों के और छोटे छोटे वर्ग के लोगों को लेकर आते हैं। इस घर के अंदर एक प्रार्थना सभा रखी गई थी। आरोप है कि हिंदू धर्म की कुछ महिलाएं, युवा और बच्चे उसमें शामिल थे और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हालांकि इस सभा में पहुंचने वाले लोग इन आरोपों से खुद इनकार कर रहे हैं। हमें जहाँ जिस चीज़ से हमें शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये बताओ। चीज़ को हमने जो ग्रहण करा अपने जीवन के भले के लिए किया। हमने कोई गलत काम नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम जो करते हैं भलाई के करते हैं, प्रार्थना करते हैं बस। प्रार्थना सभा में आए लोगों का कहना है कि उनके जीवन में काफी तकलीफें थी, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म अपनाने का फैसला लिया, मगर वो अभी भी हिंदू रीति रिवाज मानते हैं। आराम नहीं मिला, हमें बीमारी थी, तकलीफें थी, तो इस वजह से हमने यीशु मसीह ग्रहण किया। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने कोई जीवन परिवर्तन, हमने बस एक मन को बदला अपने। मगर बड़ा सवाल यह है कि कोई धर्म बदलने से क्या किसी के जीवन की तकलीफें कम हो जाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया गया है? अगर ऐसा है तो पुलिस को उसकी तह तक जाना होगा और जांच करनी होगी कि इसके पीछे किसकी साजिश है। अभी कुछ रोज पहले उत्तराखंड कैबिनेट में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। उसके कुछ ही दिन के बाद ही मामला सामने आया। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप और प्रत्यारोप वहां पर लगते रहे। एक पक्ष का कहना था कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग जो सभा में मौजूद थे उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से यहां आए हैं और किसी भी तरीके का दबाव उन पर किसी का नहीं है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथ्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। और इसी बीच उधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सितारगंज में देर रात कोतवाली में प्रदर्शन हो गया। मारपीट के बाद शख्स की मौत के बाद हंगामा। नकुलिया चौराहे पर परिजनों ने जाम लगाया। कोतवाली के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया गया। उधम सिंह नगर के सितारगंज में
ये हंगामा आप देख रहे हैं, हंगामे की तस्वीर जहां 6 दिन बाद इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। उसके बाद जो लोग थे उन्होंने शव को रखा। और इसी के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।